हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पेरिकल मिरर्स के बारे में। किसके बारे में? स्पेरिकल मिरर्स। अब स्पेरिकल मिरर और अपने नॉर्मल मिरर में ऐसा फर्क क्या है? स्पेरिकल मिरर क्या होता है और नॉर्मल मिरर क्या होता है अगर देखा जाए तो? नॉर्मल मिरर हमारा प्लेन मिरर सब जानते हैं, जिसमें हम लोग अपना शक्ल देखते हैं या बाकी वगैरह वगैरह। अभी स्पेरिकल मिरर के अब नाम आया है स्पेरिकल, तो इट विल बी स्पेरिकल। तो लिसन, ये स्फेरिकल हुआ कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एक सर्कल ले लिया, ठीक है? एक सर्कल, सर्कल विजिबल होगा। तो ये सर्कल एक स्पीयर टाइप का होता है। ऑब्वियस स्पीयर सब जानते हैं, गोल सा है। मैथ्स में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है? मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पीयर टाइप का होता है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने कंपास के हेल्प से एक सर्कल बनाया जो कि हमारे स्पीयर का काम कर रहा है, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर अभी हमारे पास अवेलेबल है नहीं बिल्कुल। तो 2D में इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे ना, इसीलिए मिरर्स के बारे में 2D में पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक सर्कल रेडी किया है और ये सर्कल हमारा जो है ये एक स्पीयर है। अगर मैं इस स्पीयर को बीच से कट कर देता हूँ तो हमें दो बाउल टाइप शेप स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, जिसको हम लोग हेमिस्फेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमिस्फेयर। अब दो हेमिस्फेयर जो हमें मिले हैं, अब मिरर का बेसिक रूल क्या कहता है कि मिरर के वन साइडेड एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए और अनदर साइड शुड बी ए सिल्वर्ड सरफेस। ठीक है ना, एक सिल्वर सरफेस होना चाहिए। जैसे कि एक सिल्वर सरफेस हेल्प करता है बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट को, और रिफ्लेक्शन का तो ऊपर रूल ही वही है, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अगर एक सिल्वर सरफेस पीछे तरफ रहा और एक लाइट एंट्री किया तो वो उस सरफेस से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर वो सिल्वर सरफेस नहीं होता है तो वो लाइट क्या होगा, उसके अंदर से आर पार हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे मिरर्स बने होते हैं वो एक नॉर्मल ग्लास से बने होते हैं। तो ग्लास इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम विच कैन अलाउ ए लाइट टू पास थ्रू इट। तो अगर हमें वो चीज नहीं करना है तो मिरर में दो चीज होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड सेकंड वन इज सिल्वर सरफेस। तो जो मैंने ये ब्लैक ब्लैक लाइन बनाए हैं ये सिल्वर सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ये बिना ब्लैक लाइन वाले हैं ये नॉर्मल प्लेन सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने दो टाइप के शेडिंग्स किए हैं, एक के में मैंने बाहर शेडिंग किया है और एक के में मैंने अंदर शेडिंग किया है। अब बाहर शेडिंग करना, अंदर शेडिंग करना, उसके वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोनों केस में अलग अलग हो जाता है। अब इस वाले केस में अगर देखें तो ये जो अगर स्पीयर है, एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है ना, एक स्पीयर देखो हॉलो स्ट्रक्चर इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, हॉलो स्ट्रक्चर। तो उसका मतलब है बाहर शेडिंग करने का मतलब है बाहर सिल्वर सरफेस है, अंदर वाला ये जो पार्ट होता है ये अंदर वाला ये हो जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, और इस वाले केस में हमने अंदर सिल्वर किया है जिसके वजह से ये बाहर वाला हो जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उस हिसाब से इन दोनों को अलग अलग नेम दिए गए हैं। जिसके अंदर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसे बोला गया है कॉनकेव, और जिसके बाहर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसे बोला गया है कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स कॉनकेव में फर्क क्या है? यही चीज है कि उसका बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका अंदर है। तो अच्छा सर, इसको याद कैसे रखा जाए? अब सडनली किसी को पूछ दिया है जिसका अंदर हॉलो पार्ट में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसे क्या बोला जाता है, और जिसका बाहर तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसे क्या बोला जाता है, तो तुरंत कॉन्वेक्स कॉनकेव याद करने में थोड़ा ध्यान नहीं जाता उतना। तो उस हिसाब से अगर मेरे एक एग्जांपल में देखा जाए, एज एक कॉमेडी भी ले सकते हो, मजाक में भी ले सकते हो, कि अगर फॉर एग्जांपल देखो ये हाथ है, ठीक है ना, ये भी देखो एक हॉलो सरफेस है, एक डोम सरफेस है। तो डोम वाले को हम लोग कॉन्वेक्स बोलते हैं, इसको कॉनकेव बोलते हैं। याद करने का एक मेरा अलग तरीका है कि देखो अगर आप अपने हाथ को एक सरफेस में रखते हो तो ये केव टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना, जिसमें देखो हाथ घुस सकता है, केव टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। केव मतलब एक गुफा टाइप का, ठीक है। तो इसलिए केव बन रहा है, तो अगर केव तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो तुम उसको नाम से बुला सकते हो कॉनकेव। और ये वाला जो पार्ट है, अब हम सबको पता है हम इंसान है भाई, यहाँ पर सबसे ज्यादा बाल हम लोग के, सबसे ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, यहाँ बाल वगैरह होते हैं, तो नॉर्मली वैक्सिंग जो किया जाता है वो ऊपर के सरफेस में किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एरिया में वैक्स करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, वैक्स। इसलिए इसका नाम
याद रखने के लिए, ठीक है। डोंट थिंक दैट ये जेन्यून पर्पस, जेन्यून रीजन है नाम का, बट सिर्फ याद रखने के लिए कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर वाला है, कि हम लोग वैक्सिंग भी ऊपर करते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी ऊपर वाला है, तो ये है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम लोग बस इतना तो जान गए कि स्पेरिकल मिरर हमारे पास दो टाइप के अवेलेबल होते हैं, वन इज कॉनकेव एंड अनदर इज कॉन्वेक्स। अब इसमें हम लोग ना कुछ बेसिक चीजें जानेंगे, जैसे कि प्लेन मिरर में हमने सीखा था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें बोलता है there are two types of law of reflection. One is that angle of incident and angle of reflection should always equal. Okay, ये रूल इधर भी फॉलो होगा क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है. And the second law is that angle of incident ray, reflected ray and normal, they all lie on the same plane. अब इधर भी वही चीज फॉलो होने वाला है, तो वो अलग बात है. बट क्योंकि हमने प्लेन मिरर में भी इमेज बनाना सीखा है, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में भी इमेज बनते होंगे, ठीक है. तो वो इमेज फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, इस वीडियो में हम लोग वो चीज सीखेंगे. अभी हम लोग जानेंगे कि एक कॉनकेव मिरर या एक कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनाया जाता है. तो अगर इमेज बनाना सीखना ही है तो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि हम लोग एक कॉनकेव मिरर बनाए कैसे, विथ प्रॉपर ज्योमेट्रिकल टूल्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर ज्योमेट्रिकल टूल्स. तो सबसे पहले अगर एक कॉनकेव मिरर बनाना है तो आपको एक लाइन क्रिएट करना पड़ेगा जो कि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस का काम करेगा, ठीक है. हो गया. अब ये एक लाइन क्रिएटेड है. अब इस लाइन में अब हमें क्या बनाना है, हमें तो बनाना है एक कॉनकेव. एग्जांपल सबसे पहले हम लोग एक कॉनकेव भी बनाते हैं. तो कॉनकेव के लिए एक पर्टिकुलर रेडियस का आप लोग एक नॉर्मल सा खोल लीजिए. अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक परफेक्ट सर्कल चाहता हूँ, मतलब एक परफेक्ट कॉनकेव मिरर चाहता हूँ. तो मैं एक इसको ऑन एन एवरेज 4 सेंटीमीटर नहीं तो 6 सेंटीमीटर के हिसाब से ले लेता हूँ, ठीक है. 6 के हिसाब से मैंने इसे कवर कर लिया. अब मैं इस लाइन में किसी भी पॉइंट में इसको रखता हूं और एक कर्व, कंप्लीट कर्व भी ना बनाऊं तो कम से कम एक हाफ कर्व रेडी करूंगा. क्या करूंगा? हाफ कर्व. ये बनेगा मेरा कॉनकेव मिरर. अब जैसे कि मेरा यह इस पॉइंट में हमारा कंपास था, तो इस पॉइंट को भी हम एक नाम देंगे. इस पॉइंट को हम नाम देंगे सेंटर. क्या होता है? सेंटर, ठीक है. अब कॉनकेव मिरर केस में भी सेंटर हो. अब कॉनकेव मिरर के केस में जो हमारा जो सेंटर है, ऑब्वियस बात है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हमारा जो मिरर्स बनते हैं वो एक सर्कल से बनते हैं, एक स्पीयर के सर्कल शेप से बनते हैं. तो ये जो कॉनकेव मिरर रेडी हुआ, ये भी एक सेंटर से बना. उस सेंटर का नाम हमने रख दिया सी. ऑब्वियस बात है, नॉर्मल सा है. अब क्योंकि कोई बोल सकता है कि ये किस टाइप का मिरर है, क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पर सिल्वर सरफेस दिखाया ही नहीं है, तो बताना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा मिरर है. बट अगर मैं सिल्वर सरफेस बनाना शुरू कर दूं, जो कि मैंने पीछे तरफ बनाया, देख सकते हैं, अगर मैंने पीछे तरफ सिल्वर सरफेस बनाया और अंदर वाला सिल्वर सरफेस नहीं है, इसका मतलब ये एक कॉनकेव मिरर है, क्योंकि कॉनकेव मिरर का रूल में अंदर वाला सिल्वर नहीं रहता, ठीक है ना, अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है. तो इस तरह से हम लोग एक कॉनकेव मिरर रेडी करते हैं. बट कॉनकेव मिरर में कुछ टर्म्स होते हैं जिनको हमें याद रखना है. जैसे कि मैंने ये सबसे पहला लाइन बनाया था, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस. क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना. और जिस सेंटर था हमारा उसे बोलते हैं सी, बट उसका फुल फॉर्म हो जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों? क्योंकि ये कर्व है और वो उसी सेंटर से बना है, इसलिए उसे बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें याद रखना है, वो है फोकस. हर कर्वेचर का, हर एक स्पेरिकल मिरर का एक फोकस होता है. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, मैंने यहाँ पर जो रेडियस लिया था वो लिया था 6 सेंटीमीटर का, ठीक है. तो अगर मैं देखूं तो 6 सेंटीमीटर है कि हाँ है, ये तो 6 सेंटीमीटर है. पर जो हमारा फोकस होता है, ठीक है, द फोकस, वो हमेशा रेडियस का आधा होता है. क्या होता है? रेडियस का आधा. मतलब इस पॉइंट पे बनेगा हमारा फोकस. और ये इसका मैथमेटिकली अगर दिखाया जाए तो फोकस इज ऑलवेज इज इक्वल टू रेडियस बाय 2, ठीक है, रेडियस बाय 2. फोकस इज ऑलवेज इक्वल टू रेडियस बाय 2. तो फोकस पॉइंट कहाँ आएगा? रेडियस का आधा कर दो, उससे पता चल जाएगा कि हमारा फोकस कहाँ आने वाला है. अब ये सर फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये टर्म्स आए कैसे? देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है हमें पता चल गया. प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एक लाइन बनाया गया है ताकि हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक जगह में रखकर उसका इमेज फॉर्मेशन कर सकें, एक सेंटर लाइन टाइप,
ठीक है। और जहां पर ये लाइन टच करता है मिरर को, उस पार्ट को हम बोलते हैं पोल। ठीक है, ये तो कुछ टर्म्स से रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, नेक्स्ट वी विल लर्न दैट हाउ ए इमेज इज फॉर्म्ड इन ए स्फेरिकल मिरर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज, हम लोग कॉनकेव का ही चल रहा है तो कॉनकेव का ही चलाते हैं, कॉन्वेक्स के भी हैं, बट कॉन्वेक्स के उतने ज्यादा इमेज बनते नहीं है, दो टाइप के इमेज ही बने जाते हैं। बट कॉनकेव में हमारे पास सबसे ज्यादा फॉर्मेशन ऑफ इमेज है। ठीक है, और कॉनकेव में ही सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग सीख ही रहे हैं कि हाउ टू मेक एन इमेज, हाउ टू फॉर्म एन इमेज इन ए कॉनकेव मिरर, पहले तो हमें कॉनकेव मिरर में जो लाइट फ्लो करता है या जो इमेज फॉर्मेशन के जो इंसिडेंट रेज हैं उनके कुछ रूल्स होते हैं, वो हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि अभी रूल्स के बारे में बात कर ही रहे हैं तो चलो एक और फ्रेश डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि यहाँ तो मैंने लेबल कर दिया। एक और फ्रेश डायग्राम में दिखाता हूँ कि कैसे रूल्स यूज किए जाते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक कॉनकेव मिरर बनाया है। यहाँ पहला रूल मैं बना चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर है, इसका आउटर सरफेस शेडेड है, जिसका मतलब है ये सिल्वर्ड है और अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, जो कि मैंने उसी मेजरमेंट में बनाया है। 6 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, और उस बेसिस में 3 सेंटीमीटर हो जाएगा फोकस, क्योंकि हम सब जानते हैं फोकस इज इक्वल टू r/2। जिस रेडियस का आप बनाओगे सर्कल या कर्व, उसी कर्व का आधा होगा, उस रेडियस का आधा होगा, वो पॉइंट होगा फोकस। ठीक है, तो ये हमारा पहला लॉ है, पहला रूल है लाइट का। देख सकते हैं कि अगर एक लाइन पैरेलल आता है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस, अगर एक लाइन पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो मिरर के जिस भी पॉइंट में टकराए वो हमेशा मिरर के फोकस से होते हुए जाएगा। इट्स अ रूल कि वो हमेशा मिरर के फोकस से होते हुए जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला रूल है इंसिडेंट रे के लिए। दूसरा रूल क्या बोलता है, अगर बाई चांस कोई लाइट ड्यू टू द ऑब्जेक्ट पोजिशन सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है, किससे आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है। ठीक है, एरो सिंबलाइज करता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है और वो सरफेस से टकराता है, और रूल ये बोलता है कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगा, इसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि ये एक तरह से सरफेस के नॉर्मल में ही स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ये कर्व है तो इसके नॉर्मल हर जगह पोजीशन टू पोजीशन चेंज होते हैं, बट सेंटर के बेसिस के हिसाब से देखे जाए तो ये एक नॉर्मल से स्ट्राइक कर रहा है, इसलिए लाइट जिस लाइन से आया उसी लाइन से टकरा के वापस चले जाता है। ओके, ये था हमारा दूसरा रूल कि एक लाइट जब एंट्री करता है मिरर की तरफ तो वो किस बेसिस में रिटर्न करता है। नेक्स्ट व्हाट द रूल इज दैट अगर एक लाइन, अगर एक लाइन पोल में स्ट्राइक कर रहा है, किस में स्ट्राइक कर रहा है, पोल, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, इस वाले पॉइंट को जहां मिरर टच करता है उसे बोलते हैं पोल। ठीक है, पोल, अगर पोल स्ट्राइक कर रहा है और एग्जाम्पल ये 30 डिग्री में स्ट्राइक कर रहा है, कितने डिग्री में स्ट्राइक कर रहा है, 30 डिग्री में, तो ये जो लाइट होगा ये ठीक 30 डिग्री में ही वापस निकल जाएगा। कितने डिग्री में वापस निकल जाएगा, 30 डिग्री में। तो इसका आना और इसका जाना, ये हो गया रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, तो रूल नंबर 3 बोलता है कि अगर एक लाइट आया है, पोल में टकराया है, तो जिस एंगल से वो पोल में टकराया है उसी एंगल से वो उस पोल से निकल भी जाएगा। ठीक है, तो इन 3 रूल्स का इस्तेमाल कर कर ही हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इन 3 रूल का इस्तेमाल करके ही हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं। और जब भी इमेज फॉर्मेशन कर रहे होगे ध्यान रखिएगा, हमेशा स्केल, मार्कर, नहीं तो पेंसिल, नहीं तो राउंडर का इस्तेमाल ही करें, ताकि इमेज परफेक्ट अपने पोजीशन में आए, क्योंकि हर एक पोजीशन के लिए इमेज का पोजीशन भी फिक्स है। अगर आपका वो इमेज पोजीशन नहीं आएगा तो आपका गलत बनने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो इससे आगे अब हम सीखेंगे कि किन किन पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखने से उनका इमेज किन किन पोजीशन में बनता है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू विद दैट। लेट्स कंटिन्यू विद आवर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे किसमें, कॉनकेव मिरर्स में, कि कॉनकेव मिरर के अलग अलग पोजीशन में क्या क्या इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, सब चीज के लिए
सबका प्रिंसिपल एक्सेस रेडी करना पड़ेगा। और प्रिंसिपल एक्सेस अगर मैं एक मेजरमेंट्स बनाऊं तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, क्योंकि मैं उसका इस्तेमाल नॉर्मली भी कर पाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं 8-8 सेंटीमीटर का बना रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर 4 फिगर्स का एक बार में कंपेरिजन करेंगे। 4 फिगर का कर देने से क्या है, एक ही पेज में 4 डायग्राम रेडी। ठीक है, 4 इमेज फॉर्मेशन एक ही डायग्राम में हो जाएंगे और कंपैरिजन भी करने में आसानी होगी। तो पॉइंट दे देते हैं इस सी, इसको हम सेंटर लेके चलेंगे, तो हम लोग पहले से ही यहाँ पर पॉइंट मार देते हैं ताकि बाद में हम लोग को उतना प्रॉब्लम्स ना हो। और जैसे कि मैंने पहले ही बोला, इसका अगर एक हम फिक्स मेजरमेंट लेते हैं तो हम लोग को ज़्यादा सही रहेगा। तो 6 ही मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, क्योंकि 6 के हिसाब से अगर काम करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, 3 का हमें फोकल लेंथ हमें आराम से मिल जाएगा। मैंने हमारे बनाए हुए सेंटर में रखा एक कर्व। ओके, देन अगेन मैंने अपने एक और सेंटर में रखा। सारे कॉनकेव मेरे अगर मैं पहले से रेडी कर दूंगा तो हम लोग को इमेज बनाते टाइम और कंपास की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ हमारे सारे कॉनकेव मिरर्स रेडी हो चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर अपने अपने फोकस को भी पॉइंट आउट करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने रूल्स में बताया था कि फोकस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फोकस होगा तो ही हमारा प्रॉपर इमेज फॉर्मेशन होगा। क्योंकि कुछ रूल्स फोकस से रिलेटेड है, जैसे कि अगर कोई लाइन पैरेलल आता है तो वो फोकस से देकर ही जाएगा। तो वो सब रूल्स को फॉलो करने के लिए हमें ऑब्वियस सा बात है कि फोकस बनाना भी बहुत जरूरी है। तो ये 3 चीजें जब रेडी हो जाए उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन शुरू कर सकते हैं। जैसे कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें मिल चुका है, सी 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 सी। हमें अपना फोकस मिल चुका है, एफ 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 एफ। ओके, तो एस पर अगर हम लोग बुक्स में दिए हुए इमेजेस के हिसाब से जाएं, और हाँ ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सा मिरर यूज़ कर रहे हैं। और मेंशन करने का एक ही तरीका है, आपको शेडिंग दिखाना पड़ेगा कि आपने कौन सा मिरर का इस्तेमाल किया है। ओके, जैसे कि देख सकते हैं ये सारे के सारे कॉनकेव मिरर हैं, और हम एक एक करके सारे कॉनकेव मिरर्स के इमेजेस फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा केस है वो है इन्फिनाइट वाला। कौन सा केस है? इन्फिनाइट का केस है। अब इन्फिनाइट के केस में वो बोला गया है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट में है, किसमें है? इन्फिनाइट में है, तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा? ठीक है, अब इन्फिनाइट में है मतलब उसका कोई हमें पर्टिकुलर साइज शेप तो पता नहीं है, बट ऑब्वियस सा बात है कि वो बहुत बड़ा होगा। तो सबसे पहला जो हम लाइन बनाएंगे, क्योंकि पहले सबसे पहले जो हम लाइन बनाएंगे वो होगा एक पैरेलल लाइन का। पैरेलल लाइन जैसे ही हमारे मेजर से टकराएगा, एज पर द रूल वो पैरेलल लाइन किससे क्रॉस करेगा? हम सबको पता है, वो पैरेलल लाइन फोकस से होते हुए जाएगा। ठीक है, फिर क्योंकि ये इन्फिनाइट से आ रहा है तो एक और जो दूसरा लाइन होगा वो भी ऑब्वियसली हमारा पैरेलल लाइन ही होगा, क्योंकि वो भी इन्फिनाइट है। क्योंकि ऑब्जेक्ट का हमें ओरिजिनल पोजीशन बिल्कुल नहीं पता, तो ये भी हमारा फोकस से होते हुए जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं दोनों इमेज किधर क्रॉस किए एक दूसरे को, दोनों लाइंस किधर क्रॉस किए एक दूसरे को? फोकस में क्रॉस किए। तो उस बेसिस में हम ये बोल सकते हैं कि जो इनका इमेज फॉर्मेशन होगा वो हमारा फोकस में होगा। ठीक है, तो इस डायग्राम से क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट फिलहाल इन्फिनाइट पोजीशन में है, इन्फिनाइट पोजीशन में होने की वजह से हम उसका प्रॉपर पोजीशन या परफेक्ट पोजीशन बता नहीं सकते। फिर भी अगर हम एक इन्फिनाइट से कुछ लाइट्स लाएं जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहे हैं, तो देखेंगे वो दोनों के दोनों लाइन रूल्स फॉलो करके
क्रॉस हो रहे हैं किस पॉइंट में, फोकस पॉइंट में, मतलब जिसका मतलब है हमारा जो इमेज बनेगा वो बनेगा फोकस में। सब बहुत बच्चों का ये डाउट आता है कि सर हम सिर्फ 2 लाइन ही क्यों लेते हैं, हम सिर्फ एक लाइन से क्यों नहीं काम कर सकते। देखो अगर हम एक लाइन लेंगे तो हम इमेज के परफेक्ट पोजीशंस का बता नहीं पाएंगे। 2 लाइन लेने से क्या है, उन दोनों की रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, जिस पॉइंट पर वो रिफ्लेक्शन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वो पॉइंट हो जाएगा हमारा इमेज का पॉइंट, वो पोजीशन मिल जाएगा हमें इमेज का, ठीक है ना। वो चीज को समझने के लिए हम अभी जा सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन है सेकंड कैटेगरी है, वहां ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया है कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है। तो मान लो कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक है, मान लो यहाँ एक ऑब्जेक्ट खड़ा है एरो के शेप में, ये उसका हेड पार्ट है, ठीक है। अब रूल के हिसाब से मैंने जैसे बोला कि मुझे अभी भी 2 लाइंस तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 2 लाइंस बनेंगे, 2 इंसिडेंट रे बनेंगे, तभी जाकर ही एक परफेक्ट इमेज हमारे हाथ में आएगा, ठीक है। तो ये सेकंड केस है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो बियॉन्ड बियॉन्ड सी है, ठीक है, सी से पीछे है। तो सी के पीछे है बोलने से पहला लाइन हमेशा, हमारे पास 3 रूल है बट हम लोग पोल वाला रूल ज्यादा यूज करते नहीं है। पहला रूल पोल पैरेलल आने वाला, जो लाइन पैरेलल आएगा एज पर द रूल वो किसके से जाएगा, वो होके जाएगा पास फोकस से, किससे, फोकस से। जो लाइन पैरेलल आया वो फोकस से होके जाएगा, ओके। अब क्योंकि यहाँ पर हम लोग दूसरा पैरेलल लाइन बना नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो हमें कोई और रूल फॉलो करने पड़ेंगे, और कोई रूल फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि एक रूल और है कि अगर, अब जैसे हम जानते थे कि पैरेलल आया तो फोकस से जाएगा, तो एक रूल और है कि अगर एक लाइट फोकस से गया, अगर वो फोकस से क्रॉस हुआ, जैसे कि यहां देख सकते हो, तो वो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, पैरेलल, ठीक है। अब देखो यहां पर एक पॉइंट में दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया, और वो पॉइंट कौन सा है, ये। अब हमारा लाइट किस जगह से आ रहा है, ऑब्जेक्ट के हेड से आ रहा है, तो जो इमेज बनेगा जो इस तरफ बनेगा वो भी ऑब्जेक्ट का हेड बनेगा, जो कि होगा हमारा एरो। तो देखो ऑब्जेक्ट हमारा रेडी हो चुका है। अगर मैं इसमें परफेक्शन में जाऊं, हम लोग को यहाँ पर इमेज का नेचर भी पूछा जाता है। अब आप देख सकते हो कि हमारा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, जो ये ए एग्जाम्पल, इसको मान के चलो ए, ठीक है ना। जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसका देखो कुछ हाइट है, एक प्रॉपर हाइट है, वो गया आया, बट यहाँ पर एरो ऊपर था, इस केस में एरो नीचे हो गया, ठीक है, मतलब इमेज हो गया है उल्टा, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड, उल्टा हो जाना। और साइज भी अगर तुम आप लोग ध्यान दोगे तो साइज, जो इमेज का जो साइज है, हम इमेज का नाम ले लेते हैं ए डैश, इमेज का जो साइज है वो थोड़ा छोटा हो चुका है, मिनिमाइज हो चुका है, छोटा है, जिससे कि पता चल रहा है डायग्राम में क्लियरली। जैसे कि अभी हमने देखा था पिछले वीडियो में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आया। तो अभी हम जो बनाने जा रहे हैं वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर में अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कैसे बनेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमने बना लिया एक कॉन्केव मिरर विथ शेडिंग। देख सकते हैं शेडिंग इस तरह से किया जाए ताकि पता चले कि हाँ मिरर कॉन्केव है, क्योंकि शेडिंग से पता चलता है कि कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है। ओके, अब हम लोग देखेंगे हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो किधर रखना चाहिए हम लोग को। जैसे कि ये सी पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है, हमको पता चला, ओके, क्योंकि फोकस तो आपको बताया था मैंने पहले ही। अब मान लो हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, सी में रखते हैं उसे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं सी में रखते हैं। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट जो कि हमारा ओरिजिनल है, अभी हमारा इसी का इमेज बनने वाला है। तो रूल के हिसाब से सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन निकालेंगे जो कि हमारा फोकस से क्रॉस करेगा। चलो बना लेते हैं उसको भी हम लोग। और ये हमारा गया पहला पैरेलल लाइन, और इसको फिर हमने एज़ पर एंगल रूल के हिसाब से अगर टर्न करेंगे तो हमारे रूल के हिसाब से इसे फोकस से क्रॉस करना चाहिए, जो कि मैंने कर दिया, आप लोग देख सकते हैं, ठीक। सेकेंड रूल हम लोग यहाँ फोकस वाला लगाएंगे जो कि होगा टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट से लेके फोकस से पार होगा, ओके, जैसे कि ये गया। देन अब रूल के हिसाब से इसको पैरेलल निकालना चाहिए। जब ये लाइन एक पैरेलल निकला तो आप देख सकते हैं जहाँ इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया है, वहाँ से अगर मैं लाइन खींचूँ तो वो डिट्टो सेम हाइट सेम पोजीशन
में आ रहा है, जिससे कि पता चलता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में है तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनता है। हेड मार्किंग कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिख जाए। और ये रहे एरोज़ भी बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरोज़ अगर नहीं होंगे तो फ्लो ऑफ रिफ्लेक्शन का, लाइट का फ्लो बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये था हमारा एट सी। अगर एट सी होने से हमारा इमेज भी सी में ही बनता है। इसी के इससे पहले हमने देखा कि अगर एक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन में खड़ा होता है तो उसका इमेज जो बनता है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन में ही बनता है विद द सेम साइज। नाउ वी विल गोइंग टू discuss about an object which is standing between the center of curvature and focus. Okay, अगर एक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में खड़ा होता है तो उसका इमेज कैसे बनेगा। ये हो गया हमारा कॉन्केव मिरर रेडी, और इसमें हमने कर दिया शेडिंग सिल्वर कोटिंग प्लेट का। ओके, नाउ इसका फोकस भी रेडी करना है। तो जैसे कि मैंने इसका 6 सेंटीमीटर का रेडियस लिया था, तो उस बेसिस में इसका फोकस हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर में। कितने में? 3 सेंटीमीटर। ये रहा 6 और ये रहा हमारा 3, मीन्स दिस पॉइंट विल बी आवर फोकस। ओके, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आवर पॉइंट इज दिस नाउ, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो इमेज कैसा बनेगा। ठीक है, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, इसका अगर पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो इमेज कैसे बनेगा देख सकते हैं। पहले हम लोग अपना पहला रूल लेंगे, जो कि लाइन कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आ गया पूरा हेड से, फिर मिरर से टकरा के वो किससे जाएगा, वो जाएगा हमारे फोकस से। कंप्लीट। देन सेकेंड रूल, फोकस से आएगा। अब वो लाइन अगर फोकस से आएगा हमारा, ठीक है, देख सकते हैं फोकस से आया, ये गया इसका, ये गया इसका, तो ये अब टकरा के जाएगा पैरेलल। कैसे जाएगा? पैरेलल। और पैरेलल जब ये जाएगा तो जिस जगह में इसने क्रॉस किया, ठीक है, जिस जगह में इसने क्रॉस किया उसके लिए मुझे प्रिंसिपल एक्सिस को और थोड़ा लंबा बनाना पड़ेगा। जिस जगह ने इसको क्रॉस किया वो जगह आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। और इमेज का साइज भी देख सकते हैं कि इमेज का साइज क्या हो गया है, इंक्रीज। ओके, तो ये है अगर एक ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा तो दो रेज निकलेंगे अपने अपने एंगल्स में, अपने अपने रूल्स को फॉलो करते हुए, और दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, और जहां इमेज बनेगा वो होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। और ये था हमारा एट सी, सॉरी एट नहीं, बिटवीन सी एंड एफ। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इस टाइप का इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया हमारा ये। अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे अगर एक ऑब्जेक्ट फोकस में खड़ा होता है तो किस टाइप का इमेज बनेगा। अभी हम जानेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट फोकस में खड़ा होता है तो किस टाइप का इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए हम लोग फिर से अपना एक प्रिंसिपल एक्सिस रेडी कर लेते हैं। इस बार मैं 10 सेंटीमीटर का रेडी कर दे रहा हूँ, एंड 0 तो हमारा पॉइंट है ही यहाँ पर। ओके, जो कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, और 6 सेंटीमीटर में हम लोग अपना मिरर बनाएंगे। ओके, ताकि हमारा फोकस बनाने में आसानी हो जाए, क्योंकि फोकस तो जानते हैं जैसे कि आधा रहेगा। तो हमने 0 में रखा अपना कंपास और रेडी किया। 6 सेंटीमीटर में हमारा ऑलरेडी रेडी है कंपास, तो हमने बना दिया पहले एक कॉनकेव मिरर। क्या बना लिया? कॉनकेव मिरर, 6 सेंटीमीटर का कॉनकेव मिरर। बाय द हेल्प ऑफ शेडिंग हमने दिखा दिया कि ये कॉनकेव मिरर है, अगर हमने शेडिंग बाहर की तरफ किया है तो, जिससे पता चलेगा कि ये कॉनकेव मिरर है। फिर हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर हमारा जो फोकस है हम उस फोकस को रेडी कर देंगे। तो ये है फिलहाल हमारा फोकस। ठीक है, दिस इज एफ, दिस इज सी, दिस पॉइंट विल बी सी। बट इस बार क्वेश्चन ने क्या बोला है कि अभी ऑब्जेक्ट क्या धीरे धीरे आगे आ रहा है। लास्ट में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, अभी ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ठीक पर्टिकुलर एट एफ होगा, एफ के ऊपर ही खड़ा होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले एफ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रेडी कर लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रेडी कर दिया, ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, एफ में खड़ा है। ठीक, हमारा ऑब्जेक्ट किसके ऊपर खड़ा है, एफ में खड़ा है। अगर एफ में हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा रहेगा तो हम लोग को सबसे पहला रूल जो फॉलो करते हैं हम लोग कि पैरेलल लाइन वाला, व्हेन द पैरेलल लाइन कम्स इट विल गो थ्रू द
focus. It will go through the focus. गया? देख सकते हैं ये पहला रूल फॉलो हो गया। दूसरा रूल क्या है, अभी हम यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यूज नहीं कर सकते, फोकस से भी नहीं यूज कर सकते। क्यों फोकस का यूज नहीं कर सकते? क्योंकि जो हेड है वो फोकस के ऊपर है, हमारे रूल के हिसाब से हमारा हेड से लाइट निकलना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग जो थर्ड रूल था पोल वाला वो यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी अगर हमने हेड से लाइट लिया और पोल में स्ट्राइक किया, किसमें स्ट्राइक किया? पोल में स्ट्राइक किया। ओके, जैसे हमारा लाइन पोल में टच करता है जो कि हमारा ये P, तो यहाँ पर जो रूल फॉलो होता है, यहाँ पर ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, यहाँ पर हमारा नॉर्मल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रूल फॉलो होगा, जिसकी वजह से पहले हमें इसका एंगल देखना पड़ेगा कि ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है कितना कर रहा है। फिलहाल जो हमारा ये एंगल फॉर्म कर रहा है वो कर रहा है 40 डिग्री का। कितने डिग्री का कर रहा है? 40 डिग्री का कर रहा है। तो हमें जो लाइट यहाँ से निकालना होगा वो भी होना चाहिए 40 डिग्री में। कितने में? 40 डिग्री में ही होना चाहिए। ओके, अब ये रहा हमारा वो लाइट का एंगल, हमने इसको रेडी किया। ठीक, थोड़ा मिसप्लेस हो गया, असलियत में ये लोग जाएंगे इन्फिनाइट तक। कहां तक जाएगा? इन्फिनाइट। मेरा थोड़ा कन्वर्जिंग बन चुका है, जिसके वजह से हो सकता है इन फ्यूचर ये लोग कहीं मैच कर जाए, बट व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टैंड्स ऑन ए फोकस, उनका एंगल इस एंगल से जाएगा कि वो लोग मीट करेंगे किसमें? इन्फिनाइट में। और इन्फिनाइट में वो लोग मीट करने होने वाले नहीं है, तो इमेज फॉर्मेशन किसमें चले जाएगा? इन्फिनाइट पे चले जाएगा। ठीक है, जो कि हमने सबसे पहले रूल देखा था, अगर उसमें आप जानते हो कि जिसमें इन्फिनाइट से लाइट आ रहा था और इमेज बन रहा था किसमें? फोकस में। वही रूल यहाँ पर है, बस उल्टा है कि अगर फोकस में ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका जो इमेज बनेगा वो इन्फिनाइट में बनेगा, जो कि आपको उतना क्लियरली शो नहीं करेगा। ओके, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे अगर बाई चांस ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आता है तो कैसा इमेज बनेगा। अब हम देखेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहेगा तो जो उसका इमेज फॉर्मेशन होगा वो किस टाइप का होगा। हमने फिर से अपना 6 सेंटीमीटर का एक तो कॉनकेव मिरर रेडी कर लिया। ओके, फिर से हम इसका एक फोकस पॉइंट निकाल लेंगे जो कि हमारा ऑब्वियसली 3 सेंटीमीटर में रहेगा, क्योंकि फोकस इज ऑलवेज द मिड पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इनके सेंटर का रहता है। तो ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, फिर एज पर द रूल हमने क्या डिसाइड किया था कि इस बार जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा फोकस एंड पोल के बीच में। फोकस एंड पोल के बीच में। फोकस एंड पोल के बीच में। ओके, तो इस केस में क्या होता है, जो हमारा लाइट होता है, पहले तो ऑब्वियस सी बात है पैरेलल वाला रूल फॉलो हो जाएगा कि अगर एक लाइन पैरेलल आ रहा है, एक लाइट जैसे कि पैरेलल आया, अब पैरेलल आएगा तो उसके रूल के हिसाब से हमें इसको लेके जाना पड़ेगा फोकस से। किससे? फोकस से। ये गया फोकस से, हो गया, ये आया पैरेलल, ये गया फोकस से। सेकंड लाइन सेम थिंग वी विल फॉलो, दैट आएगा एक एंगल से, और जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से भी वो जाएगा भी। ठीक, जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से जाएगा, बट देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को किसी भी जगह में मीट नहीं कर रहे हैं। अगर ये लोग किसी भी जगह में मीट नहीं करेंगे तो हमें इस केस में क्या करना होता है कि एक इमेजिनरी लाइन हमें क्रिएट करना पड़ेगा उसके ठीक पीछे तरफ। और इमेजिनरी लाइन के लिए हम लोग क्या परफेक्ट लाइन बनाते नहीं है, डॉटेड लाइन बनाते हैं, ताकि हमें आइडिया रहे कि हमारा लाइन किस फ्लो में जा रहा है। ठीक, और वही दूसरे वाले साथ भी करना है, दूसरे वाले के केस में भी वैसे ही करेंगे। और हम देख सकते हैं कि ये लोग एक दूसरे को एक पॉइंट में क्रॉस कर रहे हैं, उस पॉइंट में बनेगा हमारा इमेज। अब क्योंकि ये हमारा इमेज मिरर का बैक साइड है, इसमें इमेज जो फॉर्मेशन होगा वो बाकी इमेजेस से सबसे अलग, क्योंकि इससे पहले सारी इमेजेस में हमारा रियल इमेज बना था, बट इस केस में हमारा बन जा रहा है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज मतलब जो स्क्रीन में फॉर्म नहीं होता, जो स्क्रीन के पीछे फॉर्म होता है, उस टाइप के इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ओके, और ये हमारा कौन सा केस था? जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी रहेगा, और पी हम सब जानते हैं जैसे कि इस पॉइंट को बोलते हैं, जो कि होता है हमारा पोल। ओके,